गंगा नदी में डुबकी लगाने से धुल जाते हैं सभी पाप। यही होता है मनुष्य के पापों का पश्चाताप। आस्था की डुबकी से हो जाते हैं निष्पाप। लेकिन अगर गंगा जल ही नहीं तो फिर कैसे धुलेंगे पाप? गंगा जल जो सब पवित्र कर देता है। अवसर चाहे कोई भी हो, बच्चे का जन्म हो या घर में कोई पूजा या फिर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी सबसे पवित्र बस एक ही जल है और वो है गंगा जल। गंगा नदी का जल जिसमें एक डुबकी लगाने से आपके जीवन के सभी पाप कट जाते हैं। आप अच्छाई की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, अपने पुराने सारे पापों को धुल देते हैं, भूल चूक से हुई गलती को भी आस्था की डुबकी लगाकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए जल ही नहीं बचेगा, हम कहें कि गंगा जल सूख गया है, हम कहें कि अब गंगा जल नहीं मिल सकेगा, तो क्या होगा? क्या आप अपना जीवन बिना गंगा जल के कल्पना कर सकते हैं? क्या आप इस बारे में सोच भी पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि गंगा का जल कभी खत्म भी हो सकता है, या ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमारी आस्था की प्रतीक गंगा नदी जल विहीन हो सकती है। लेकिन ऐसा हो गया है, गंगा नदी जल विहीन हो गई है। गंगा नदी में जल नहीं है। जी चौंकिए मत, ये बात एकदम सच है। डुबकी के लिए गंगा जल नहीं बचा है। आचमन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी का बुरा हाल हो गया है, और ये हाल तब है जब गंगा नदी को जल विहीन हुए अभी एक ही दिन बीता है। इसी में बिना गंगा जल के लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। दरअसल गंगा नहर को आगामी 20 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। विजयदशमी की रात को ही गंगा नहर को बंद करने के कारण हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाट जल विहीन हो गए हैं। स्नान के लायक तो छोड़ ही दीजिए, आचमन करने के लिए भी जल नहीं बचा है। श्रद्धालुओं को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे का एक कारण है। हर साल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गंगा नहर की सफाई के लिए कदम उठाता है। सफाई और मरम्मत करने के लिए गंगा नहर को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से मंगलवार की देर रात को भीमगोड़ा बैराज से गंगा नहर में पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बुधवार को हर की पैड़ी सहित गंगा घाटों पर पानी दिखा ही नहीं। डाम कोठी से आगे ज्वालापुर तक गंगा नहर पर बने अनेक घाट पूरी तरह से जल विहीन रहे। वहीं गंगा में पैसे समेत अलग अलग सामान ढूंढने में लोग जुट गए। इस बारे में जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल कुमार निमेश से बात की गई तो उनका कहना था, साफ सफाई और मरम्मत के लिए गंगा नहर को 20 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सफाई और तटबंधों की मरम्मत के लिए काम हर साल किया जाता है। फिर जेई हरीश कुमार ने भी इस बारे में कहा, नहरबंदी के दौरान 50 क्यूसेक पानी हर की पैड़ी में छोड़े जाने का अनुबंध है। पानी को हर की पैड़ी पर छोड़ा जा रहा है ताकि यात्री और श्रद्धालु कर्मकांड और स्नान कर सकें। वहीं इस बारे में श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया, अधिकारियों से पहले ही बातचीत हुई थी। शाम गंगा आरती से पहले हर की पैड़ी पर जल आने का आश्वासन दिया गया था और दोपहर बाद जल आना शुरू भी हो गया था। मतलब साफ है कि एक रात से दोपहर तक गंगा नदी में जल नहीं था, तो उसी से लोगों के बीच में हाहाकार मच गया। लोग परेशान हो गए कि गंगा नदी में आखिर जल है क्यों नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि मरम्मत के काम की वजह से और साफ सफाई की वजह से गंगा नदी को जल विहीन किया गया था, वो भी बस कुछ घंटों के लिए। हालांकि ये प्रक्रिया पूरे 20 दिन तक चलने वाली है, जिससे लोगों को परेशानी होना लाजमी ही है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से हर साल साफ सफाई के लिए गंगा नदी को जल विहीन किया जाता है, उसी तरह इस साल भी किया जा रहा है, तो फिर इस तरह से हाहाकार क्यों मचा है? इस तरह से लोगों के बीच में ये कौतूहल का विषय क्यों बन गया है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हरिद्वार, हर की पैड़ी, रुड़की, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा और अलीगढ़ 6 जिले, 10 लाख से ज्यादा किसान और करोड़ों की आबादी। हरिद्वार पहुंचते ही गंगा मैदान इलाकों में प्रवेश करती है। इसलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पॉइंट पर तैयार गंगा नहर का पॉइंट 0, जिसे बाद में भीमगोड़ा बैराज का नाम दिया गया।
इतने लोगों के लिए गंग नहर एक लाइफ लाइन की तरह है। नहर का प्रवाह रुका तो जिंदगी रुक गई, क्योंकि इस नहर में बहता गंगा का पानी लाखों हेक्टेयर जमीन के लिए किसी टॉनिक की तरह है। ये पानी जिस जमीन तक पहुंचता है उससे उपजने वाले गन्ने की मिठास बढ़ जाती है। ये पानी जिस किसान के खेत तक पहुंचता है उसकी आमदनी बढ़ जाती है। नमस्कार, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं उसे कहते हैं भीमगोड़ा बैराज, और ये वो 0 पॉइंट माना जाता है जहां से गंग नहर निकलता है। गंग नहर, वही गंग नहर जिसे सुनते सुनते कई पीढ़ियां जवान हो गई, वही गंग नहर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लाइफलाइन माना जाता है। आज हम उसी गंग नहर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गंग नहर क्यों जरूरी है और आखिरकार इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कैसे टिकी हुई है, हम आपको ये भी समझाएंगे। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यानी जो भीमगोड़ा बैराज है, वहां से 2 कैनाल निकलते हैं। इन 2 कैनाल की क्या खासियत है और कैसे ये दोनों कैनाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को व्यापार, सिंचाई और सूखे से बचाते हैं, आज डिटेल रिपोर्ट आज सब कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वक्त हम जिस भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपको सामने हरिद्वार का हर की पैड़ी नजर आता है। वही हर की पैड़ी जहां पर आप गंगा आरती होते अक्सर देखा करते थे, या आज भी देखते हैं, क्योंकि कोविड का दौर है तो इसलिए लोग कम आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हर की पैड़ी में आपने देखा होगा गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद हर बार पहुंचती थी, सिर्फ कोविड के दौर को अगर छोड़ दे तो। कितना बड़ा अजूबा है कि आप देखिए सामने उत्तराखंड की भी लाइफलाइन इसी गंग नहर कैनाल पर टिकी हुई है। नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ 1842 में। नहर के निर्माण के लिए खास ईंटें तैयार करनी थी, इसलिए प्रोबे कॉटली ने हरिद्वार और उसके आसपास कई ईंट भट्टों की स्थापना करवाई, जहां विशेष प्रकार की ईंटें तैयार करवाई गईं ताकि बैराज और नहर सालों साल तक चलते रहें। गंग नहर बनाने के लिए बैराज बनाना जरूरी था, जिससे पहले पानी को स्टोर किया जाए और फिर वहां से पानी के फ्लो को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन उस समय हिंदुओं का मानना था कि पवित्र गंगा नदी को कैद करना उनके धर्म के खिलाफ है। रॉबी कॉटली ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी सेमिनरी में तैनात थे। एडिस कॉम्बो में उन्हें लेफ्टिनेंट के तौर पर पोस्टिंग मिली थी। 1819 में लेफ्टिनेंट के तौर पर ही उन्हें कोलकाता के बंगाल प्रेसिडेंसी के तोपखाने में भेज दिया गया। 1825 में ट्रोबी कॉटली को पूर्वी यमुना नहर या दोआब नहर का प्रभारी बनाया गया। 12 साल तक यानी सन 1843 तक ट्रोबी कॉटली नहर के प्रभारी रहे।
1840 में ट्रॉबी कॉटली ने गंगा, हिंडन और यमुना नदी को जोड़ने का प्लान तैयार किया। इन तीनों नदियों को जोड़ने के इस प्लान के साथ ही भारत की सबसे बड़ी सिंचाई रिपोर्ट तैयार हो गई, जिसे गंग नहर रिपोर्ट कहा गया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए ट्रॉबी कॉटली 6 महीने तक पैदल चलते रहे, उन इलाकों में गए जहां से नहर गुजरनी थी। ये एक ब्रिटिश पीरियड में सर प्रो कोटले उन्होंने इसको, उस समय एक अकाल पड़ा था, उस अकाल को देखते हुए उन्होंने प्लान किया कि हम इस नहर से, नदी से एक आर्टिफिशियल चैनल निकाल सकते हैं जिसको पूरे इसको इरिगेट कर सकते हैं। तो उस समय उन्होंने प्लान किया कि यहाँ से लेकर के और अलीगढ़ तक लगभग 285 किलोमीटर लेंथ में इस कैनल को उन्होंने प्लान किया था अपने लिए। और यहाँ से लेके और रुड़की तक इसमें जितने मेन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका साइफन, एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज। एक्वाडक्ट मीन्स कि कैनाल, नदी नीचे से पास होती है और नहर ऊपर से, और सुपर पैसेज मीन्स कि आपकी नहर नीचे से पास हो रही है, नदी ऊपर से। सारे इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स विदिन 30 किलोमीटर इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसको प्लान किया, यहाँ से हर की पौड़ी पे निर्बाध पानी का प्रवाह देते हुए, और वो इसको अलीगढ़ तक ले गए। और जो उस समय कभी अकाल पड़ते थे, कुछ पड़ते थे, उससे काफ़ी छुटकारा प्राप्त हुआ। और ये हमारी वेस्ट की लाइफलाइन भी इसीलिए कहलाती है क्योंकि हमारा एरिया इससे काफ़ी प्रॉस्पेरस है। लगभग इसके 80 किलोमीटर से एक ब्रांच निकलती है, अनूपसर ब्रांच कैनाल, वो आपके बुलंदशहर वाले सिस्टम को इरिगेट करती है, और अलीगढ़ जाकर के ये पानी वापस आपका गंगा नदी में एंटर हो जाता है। पहला ट्रॉबी कॉटली एक ईसाई थे और दूसरे में वो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे। हिंदुओं को लगा कि एक ब्रिटिश उनके धर्म की सबसे पवित्र नदी को बांधने की साजिश कैसे कर सकता है। भारी विरोध शुरू हो गया, लेकिन ट्रॉबी कॉटली ने जल्द ही हिंदुओं को मना लिया। हिंदुओं को मनाने के लिए एक ईसाई इंजीनियर को गणेश वंदना और गंगा आरती तक करनी पड़ी। सबसे बड़ा इसका विरोध हुआ हिंदुज्म की तरफ से, हमारे जो सेकुलर्स हैं उनकी तरफ से, कि आप गंगा के पानी को बांध नहीं सकते। तो उन्होंने सबसे पहले इसके करीब 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ऊपर से जाकर के एक अनकंट्रोल्ड वाल बनाई जिससे हम पानी इसमें उतार सकते थे। वो अभी भी है, यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे उसको दूधिया बंद बोलते हैं। वहाँ से हम सबसे पहले इसको शुरू किया उन्होंने, प्रो कोटले ने। और ये जो आपका रुड़की इंजीनियरिंग था वो इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग उसी में एंटर हुई थी नहर के निर्माण के लिए। 1832 में आई थिंक इसका निर्माण शुरू हुआ, और करीब 15 साल में उन्होंने इस नहर को मात्र 4.5 करोड़ रुपए की लागत में पूरा कर लिया। ट्रॉबी कॉटली समझ चुके थे साधु संतों की नाराजगी बढ़ी तो उनका ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग वक्त बेवक्त पड़ने वाले अकाल के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कॉटली ने हिंदुओं को कुछ बड़ा ऑफर दिया। ऑफर था बैराज और नहर बनाने के साथ साथ हिंदू साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने वाले घाट तैयार करवाना, जहां हिंदू धर्म के लोग आस्था की डुबकी लगा सकते थे। इन घाटों पर गंगा आरती की जा सकती थी। इन घाटों को ऐसे तैयार करवाने का वायदा किया गया कि गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को गंगा की विकराल लहरों से कभी भी कोई खतरा न हो। ट्रॉबी कॉटली ने हिंदुओं को यह भी समझाया कि बैराज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि गंगा नदी के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आएगी। हिंदू मान गए और आगे बैराज भी बना, नहर भी बनी। हिंदू खुश हो गए। अगर उस वक्त की ब्रिटिश सरकार भी विरोध में पांव पीछे खींच लेती तो आज गंग नहर का वजूद ही नहीं होता, और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आज भी सूखे और अकाल से बार बार प्रभावित होते। इस बिंदु को भागीरथी बिंदु हम बोलते हैं। यहाँ से सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड में ही पानी दिया गया था गंग नहर को थ्रू द हर की पौड़ी। अब इससे हम पानी को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उस समय पानी का लेवल अप होता था तो यहाँ पानी का लेवल अप हो जाता था, डाउन होता था डाउन हो जाता था। उसके बाद पहली बार यहाँ पर वियर बनाया गया इस पॉइंट पर अक्रॉस द रिवर। हाँ, इसको 1975 में बंद कर दिया गया। इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट को ओल्ड सप्लाई चैनल। अच्छा। ये OSC कहलाती है, ओल्ड सप्लाई चैनल।
ये कहलाती है NSC, न्यू सप्लाई चैनल। अब ये भी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब हम पानी देते हैं इसको, सिस्टम को अपने यहाँ पर, ये बोलते हैं लिंक चैनल। ये बैराज है, भीमगोड़ा बैराज। ये आपका पानी दिया, यहाँ ये हर की पौड़ी है। यहाँ हमने पानी का लेवल मेंटेन किया, एक्सेस पानी हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये वापस जाकर के फिर से ये गंगा जी में मिल जाता है। ये हरिद्वार डैम कहलाता है इतना पोर्शन। फिर आपका ये पानी आगे चलते हुए, ट्रेवल करते हुए आपका आ जाता है डाम कोठी, हर की पौड़ी। उसके बाद ये डाम कोठी, ओम ब्रिज। यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि इस पानी को, ये देखिए ये लिखा हुआ है स्वामी नारायण मंदिर की लिखा है। यहाँ से हम मानते हैं कि हमारी खटोली वाली नहर यानी कि UGC शुरू हो जाती है। इसको यहाँ पानी दे देते हैं, यहाँ से पानी इसमें जाता है। एक्सेस पानी इस एस्केप चैनल से फिर हम गंगा जी में उतारते हैं। भीमगोड़ा बैराज से आज 2 कैनाल निकलते हैं। पहला अपर गंगा कैनाल यानी गंग नहर और दूसरा ईस्टर्न गंगा कैनाल जो यमुना की तरफ चला जाता है। दोनों उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों में से एक हैं। संदीप जैन भीमगोड़ा बैराज के इंजीनियर हैं। यह कैनाल कैसे पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को उपजाऊ बनाती है, उन्होंने डिटेल में समझाया। UGC मीन्स अपर गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल मीन्स जो इस बैराज के थोड़ा सा अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर से ये निकलती है और ये इधर जाकर के आपके मुरादनगर से दासना होते हुए अलीगढ़ की तरफ, बुलंदशहर की तरफ मुड़ जाती है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में अपर गंगा कैनाल बोलते हैं। इसके लेफ्ट बैंक से निकली है सामने से EGC, ईस्टर्न गंगा कैनाल। ये पुराना सिस्टम है, वो नया सिस्टम है। वो करीब कंस्ट्रक्ट हुई थी 1960 के आसपास। वो बिजनौर होते हुए और वापस गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि ये करीब 12,000 क्यूसेक से चलती है, वो करीब 4,000 क्यूसेक से। ये हमारा बैराज है भीमगोड़ा बैराज। इन विंटर्स इसमें हम टिहरी से पानी लेते हैं रेगुलर, और इन समर ये हम, आप देख रहे हैं दीवार एक सामने, इस पर इसकी गेज लगा हुआ है। यहाँ पे हम इसका पॉन्ड मेंटेन करते हैं 290.8, ताकि यहाँ पे स्टिल वाटर पॉकेट एक बन जाता है। इससे फिर इसके जो 8 गेट है, इससे हम पानी लेते हैं लगभग 12,000 क्यूसेक, जिससे हम इसको चलाते हैं। ड्यूरिंग पीरियड जब हमारे पास इतना इनफ्लो नहीं होता, स्पेशली सर्दियों के शुरू से लेकर के और गर्मियों के एंड तक, तो हमें पानी देता है टिहरी। फ्लड सीजन में हम उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं टिहरी में। इस समय हमारा पानी एक्यूमुलेट हो रहा है टिहरी में, और गर्मियों में यही पानी हम इससे निकाल देते हैं 12,000 क्यूसेक। हिंदुओं को राजी कर प्रॉबी कॉटली ने एक जंग तो जीत ली थी, पर इससे भी बड़ी जंग अब उनके सामने आने वाली थी, और ये जंग थी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। यानी प्रॉबी कॉटली के इस प्रोजेक्ट पर अंग्रेजों ने विरोध शुरू कर दिया, फंड रोक दिया गया। प्रॉबी चाहते तो हार कर बैठ सकते थे, लेकिन वो दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि इस अद्भुत और बेमिसाल सोच को जमीन पर उतारकर वो इतिहास में अमर हो सकते हैं। उनकी कोशिश जल्द ही रंग लाई और ब्रिटिश सरकार ने 4.5 करोड़ का फंड जारी कर दिया। उस दौर में 4.5 करोड़ आज के लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होते थे। प्रॉबी कॉटली ने नहर की खुदाई में जिप्सी आदिवासियों को लगाया। ये आदिवासी बंजारे की जिंदगी जीते थे। ये लोग ज्यादातर खान में काम करने वाले लोग होते थे। जिप्सी आदिवासियों की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। प्रॉबी ने उन्हें महीनों तक काम के बदले अच्छे दाम का ऑफर दिया। 8 अप्रैल 1854 को नहर पूरी तरह तैयार हो गई। 348 मील लंबा यानी करीब 556 किलोमीटर लंबा चैनल बना। इसमें 306 मुख्य ब्रांच बनाए गए जो वापस नदी में लौट आते थे, और 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाए गए। डिस्ट्रीब्यूटरीज नदी की ऐसी शाखाएं होती हैं जो नदी से निकलने के बाद वापस उनमें नहीं मिलती। इस नहर से उस वक्त 5000 गांवों के 7,67,000 एकड़ की जमीन पर सिंचाई होने लगी। हरिद्वार हर की पैड़ी में सालों भर एक ही लेवल पर पानी रहता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण गंग नहर और भीमगोड़ा बैराज ही है। कि
वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पिलग्रिम्स आते हैं नहाने के लिए, और वहाँ पे पानी की जो डेप्थ रखते हैं हम करीब 2 फुट से 2.5 फुट ही रखते हैं, बट पानी का फ्लो यहाँ से ज़्यादा रहता है। अगर वो सब यहाँ आके, यहाँ पानी रेगुलेट है, कभी यहाँ पे 1 लाख क्यूसेक होगा, कभी 1.5 होगा, कभी 90,000 होगा, कभी 2 या 2.5 होगा। वहाँ पे हम 12,000 पानी स्टेबल रखते हैं बस, ताकि, और वहाँ पे घाट वगैरह बने हुए हैं तो सभी आए वहाँ नहाए। और हम इस वक्त भीमगोड़ा बैराज पर हैं और आप यहाँ अगर आएंगे तो पानी का इतना शोर है कि आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं किसी अपने पास खड़े आदमी को भी, शख्स को भी कुछ बोलना चाहूँ तो तेज आवाज में उससे बात करनी पड़ेगी, और तब भी ये गारंटी नहीं है कि वो मेरी आवाज सुन पाए। आप इस पानी की रफ्तार को देखिए, ये इतना तेज है कि सब कुछ, इसके रास्ते में आने वाला सब कुछ तबाह हो सकता है। अगर ये बैराज ना होता तो यहाँ के इलाके की क्या हालत होती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुड़की जैसे इलाकों की क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पानी की रफ्तार में कुछ भी बह सकता है, इतना ज्यादा वेग है इस पानी का, इतनी ज्यादा रफ्तार है, इतनी ज्यादा स्पीड है, और पानी में इतना ज्यादा करंट है कि अगर कोई आदमी इसके बीचों बीच जाए तो पल भर में ही उसका पता ना लग पाए, इतनी रफ्तार है इसकी। मैं एक बार फिर बताता हूं कि इस पानी का शोर, ये जो पानी का शोर है, ये रोंगटे खड़े कर देगा, रोम रोम खड़े हो जाएंगे आप जब यहां पर आएंगे। सिर्फ शोर की वजह से आसपास कुछ भी सुनना आपके